ये भाई अब की बार नारा मत लगाना मेरे भाई, वरना मुझे लग रहा है कि आजाद ही कर दोगे तुम। यही कम समय यार, बात रख लेने दो मेरे भाई। मैं समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। और मैं शेरकोट की धरती को आप शब्दों में नहीं बयां कर सकता कितना प्रेम करता हूं, क्योंकि शेरकोट में मेरे इतने हर दिल अजीज साथी रहते हैं और इतना प्यार दिया, जिस तरह से सगे भाई से भी प्यार नहीं करता आदमी, उससे भी ज्यादा प्यार दिया। मैं शेरकोट के सभी साथियों का मेरे दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन मेरे दिल में भी आपके लिए काम करने की बहुत इच्छा है। और आप ये जानते हो कि ये लोकतंत्र है, आपकी इच्छाओं से काम नहीं चलता जब तक आपके पास ताकत ना हो। जब आपके पास ताकत होगी तभी आप बदलाव कर सकते। मेरे दिल में तो बहुत तमन्ना है और मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। ये अलग है कि मेरे परिवार में बहुत बड़े नेता नहीं पैदा हुए। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे और मेरी माँ हाउसवाइफ, यानी कि घर पे ही गृहिणी, घर का काम करने वाली मेरी माँ, जो आज भी है। पिता तो नहीं है, पिता तो 2013 में मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन मेरी माँ आज भी है। और मैं ये महसूस करता हूं कि जिस तरह की जिंदगी मैं जी के आया, आज भी इस देश में 70-80% लोग उसी तरह की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। वो सभी जाति धर्मों के लोग हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनकी जिंदगी बदलेगा कौन? जब ताकतवर लोग, पैसे वाले लोग ही सत्ता में बैठे रहेंगे तो गरीबों के बारे में सोचेगा कौन? जब वही जो पूंजीपतियों का भला करना चाहते हैं, जो अपने और अपने परिवार का भला करना चाहते हैं, अगर उन्हीं के पास कलम की ताकत रहेगी तो बदलाव कैसे होगा? देखो, बाबा साहब ने हमें जो सबसे बड़ी ताकत दी, जो करोड़ों रुपए से भी कीमती है, वो वोट की ताकत है। जिस वोट की ताकत से आप अपने बीच के कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी इतना ताकतवर बना सकते हो कि उसकी एक कलम से लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव हो सकता है। और एक बहुत ताकतवर आदमी को भी इतना कमजोर कर सकते हो कि उसकी सुनवाई भी कहीं नहीं होगी। ये देखो, बाबा साहब की आपके यहां तो ये प्रतिमा जो लगी है, ये प्रतिमा ने दुश्मन कितने इस प्रतिमा में छेड़खानी की है। बाबा साहब की उंगली कभी ऊपर थी नहीं। बाबा साहब की जो उंगली का इशारा है वो ऐसे, और वो संसद की तरफ है कि जाओ इस संसद पे कब्जा करो, इस संसद पे जाके बैठो, यहां बैठ के राजकाज करो, पॉलिसी बनाओ और लोगों का भला करो। लोगों की जिंदगी में जो समस्याएं उनसे, उनको निजात दिलाओ। गरीबी खत्म करो, बेरोजगारी खत्म करो, महंगाई खत्म करो, और जो जुल्म जाति गरीब सह रहे हैं, ताकतवर लोगों की जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसके खत्म करो। अच्छे मकान बना के दो, अच्छे खाने पीने की सुविधा दो, इनके जीवन में खुशहाली लाओ। लेकिन दुश्मन बड़ा खतरनाक है। देखो, जैसे आपके आज इनका हाथ ऊपर कर दिया, वैसे उनके विचारों को भी बदल दिया। आज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने बैनर पे बाबा साहब का आपसे बड़ा फोटो लगाते हैं, लेकिन यही वही भाजपा के लोग हैं, जनसंघ के लोग, आरएसएस के लोग, जिन्होंने जीते जी बाबा साहब अम्बेडकर की शव यात्रा निकाली। जिन्होंने जीते जी बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया, वो मरने के बाद कर लेंगे। जिसने जीते जी अपने माँ बाप की इज्जत ना की, उनका ख्याल नहीं रखा, मरने के बाद क्या करोगे उनके? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया, क्योंकि जो मैं करना चाहता हूं वो बिना राजनीतिक शक्ति के नहीं हो सकता। और राजनीतिक शक्ति वो हर व्यक्ति के अंगूठे में बाबा साहब अम्बेडकर देके गए। आप जिसको वोट दोगे उसको राजनीतिक शक्ति मिलेगी। आप तराजू रख के तोल लो, बहुत बड़े बड़े नेता आएंगे, उनके बहुत बड़े बड़े कुर्ते होंगे, उनकी जेब में बहुत पैसे होंगे, उनके खातों में बहुत पैसे होंगे, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जो ईमानदारी से आपके लिए कुछ काम करना चाहता होगा, इस क्षेत्र के लिए काम करना चाहता होगा। बहुत तो ऐसे आएंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि आपके क्षेत्र की समस्या क्या है। मैं तो 1.5 साल से इस क्षेत्र में घूम रहा हूं और आपने मुझे, मैं तो एहसानमंद हूं कि आपने मुझे मेरे आय वगैरह 8 जिला पंचायत जिता के मुझे यहां इज्जत देने का काम किया। मैंने इस सीट को इसलिए चुना क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए सीटें तो बहुत थी, लेकिन इस सीट पे आपने बड़े बड़े नेता तैयार किए और आपकी वोट से बना नेता लखनऊ में और दिल्ली की कुर्सियों पर जाकर बैठा। उसने जितनी हिम्मत उसमें थी उतना बदलाव किया, लेकिन अब बदलाव का कारवां रुक गया और अभी अपने हमारी जिंदगी में जो सुख सुविधा आनी है वो अधूरी। देखो, पहले आपने एक पेड़ लगाया, उसको सबसे ज्यादा ताकत दी थी बिजनौर के लोगों ने। वो पेड़ लगा, वो पेड़ बड़ा हुआ, उसने लंबे समय आपको छांव दी, लंबे समय आपको फल दिया, लंबे समय आपकी सुरक्षा की। लेकिन
अब वो पेड़ सूख गया है। अब वो आपको ना छांव दे सकता, ना सुरक्षा दे सकता, ना फल दे सकता। अब अगर आप ये सोचो कि सूखे हुए पेड़ से आप उम्मीद करो कि वो दोबारा हरा भरा हो जाएगा, ये तो चमत्कार तो हो सकता है, लेकिन ये विज्ञान का युग है और जो पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है। जो ऊंचाई पे चढ़ा है उसको गिरना है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज आपके पास मौका है कि जब पुराना पेड़ सूख गया है तो आप नया पेड़ लगा लो, उस नए पेड़ को सींच के मजबूत कर दो कि वो नया से पेड़ अगले 30, 35, 40 साल आपको फल भी दे, आपको छांव भी दे और आपकी सुरक्षा भी करे, आपके बच्चों के हक अधिकार की सुरक्षा भी करे, बहन माताओं को भी सम्मान दे। और जो मैं करना चाहता हूं उसमें से चंद लाइनें आपके सामने रख रहा हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं। देखो, यहां बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। बिजनौर का आदमी, आप किसी देश के कोने में चले जाओ, आप राजस्थान जाओगे बिजनौर का आदमी मिलेगा, आप हरियाणा जाओगे बिजनौर का आदमी मिलेगा, आप पंजाब जाओगे बिजनौर का आदमी मिलेगा, आप महाराष्ट्र जाओगे बिजनौर का आदमी मिलेगा, आप दिल्ली जाओगे बिजनौर का आदमी मिलेगा, आप कहीं चले जाओ। मैं कर्नाटका गया, बिजनौर का आदमी मिला, तेलंगाना गया, शेरकोट के आदमी तेलंगाना में रहते हैं, ये पप्पू भाई, सरदार भाई जानते होंगे, तेलंगाना में ही यहाँ के लोग रहते हैं। तो वो वहां से क्यों गए? क्योंकि यहाँ रोजगार की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं। मेरे मन में सपना है कि अपने लाखों नौजवान भाइयों को रोजगार की व्यवस्था करके दूं, जो पढ़े लिखे भाई, माँ बाप ने पेट काट काट के पढ़ा लिखा दिया, सरकार नौकरी नहीं दे रही। तो जिस तरह से उद्योग धंधे यहीं हरिद्वार में, रोशनाबाद में और भगवानपुर में लगे हैं, यहाँ के भी कुछ नौजवान वहां काम करते होंगे जो टेक्निकल कोर्स किए हुए हैं, जिसने बीटेक की है, पॉलिटेक्निक की है, ITI की है, उनको भी रोजगार मिले। और जो नॉन टेक्निकल है, 10वीं 12वीं पढ़े हुए, ग्रेजुएट हुए, उनको भी रोजगार मिले। अगर उद्योग धंधे हरिद्वार की तरह आपके क्षेत्र में भी लग जाएं, लेकिन वो लगेंगे तभी जब आपके द्वारा वोट से चुना हुआ नेता पार्लियामेंट में जाके आपके क्षेत्र के लिए वहां की सरकार से आंख में आंख मिला के बात करेगा, उनसे सवाल करेगा, तभी सरकार आपके बारे में सोचेगी। दूसरा, मेरे मन में तमन्ना है कि एक बढ़िया अच्छा बड़ा हॉस्पिटल, एम्स जैसा ऋषिकेश में बना, जैसा मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में बनाया, एक ऐसा हॉस्पिटल यहां भी बनना चाहिए। क्या यहां सब लोग पैसे वाले हैं? क्या यहां किसी को जरूरत नहीं कि उसको इलाज के लिए बेहतर से बेहतर इलाज की व्यवस्था उसको हो जाए? लेकिन मेरा मानना है, जब मैं लोगों को देखता हूं तो मैं समझता हूं कि यहाँ बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्हें पैसे की कमी कारण अच्छा इलाज नहीं मिल पाया, और बहुत लोगों ने तो अपने लोग खो दिए, और बहुत लोगों को के जीवन में जब समस्या आएगी तब उनको एहसास होगा कि अगर यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल होता तो बहुत सारे लोगों की जीवन जान बच जाती। मैं तो ये महसूस करता हूं क्योंकि मैं अन्याय अपमान सह के आया हूं। और आप जानते हैं, हमारे समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने घर से निकल के समाज को तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई हो, उसको अपमान ना सहना पड़ा हो। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने भी सहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सहा, मान्यवर काशीराम साहब ने भी सहा। जब बाबा साहब अम्बेडकर चले गए और मान्यवर काशीराम साहब समाज को समझाने आए, उस समय समाज बड़े पैमाने पे कांग्रेस से जुड़ गया था। बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में कांग्रेस को वोट देता था। तो जब साहब आके समझाते थे तो हमारे लोग साहब को कहते थे कि भाई काशीराम, तुम अपना काम कर लो, हमारी पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है। साहब समझाते रहे, साहब तैयार करते रहे, साहब ने हिम्मत नहीं हारी, और एक समय ऐसा आया कि आप सब लोग साहब की बात के साथ खड़े हो गए, साहब की बात को पहरा देने लगे। 2006 में साहब भी चले गए, फिर उनका आंदोलन कमजोर पड़ गया। अब इसी बात को लेके अब मैं आपके बीच में हूं। आज हो सकता है आपको मेरी बात कम समझ में आए या ज्यादा समझ में आए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये परिवर्तन का आंदोलन लगातार चलने वाले आंदोलन है। जब तक आप इस आंदोलन को चलाते रहोगे तब तक बदलाव होते रहेंगे। अगर आप कमजोर पड़े तो देश कमजोर पड़ जाएगा, आप कमजोर पड़े तो संविधान कमजोर पड़ जाएगा, और संविधान कमजोर पड़ा तो कोई दलित पिछड़े वर्ग का बच्चा नौकरी पे नहीं लग पाएगा। बताओ, जब सरकारी नौकरियां, सरकारी डिपार्टमेंट खत्म हो जाएंगे तो आरक्षण के नाम के झुंझुने का ये आप इस देश में क्या करोगे? फिर आपको कुर्सी पे बैठने कौन देगा? फिर आपको सम्मान का जीवन जीने कौन देगा? आपको मेहनत मजदूरी जैसे आजादी से पहले करते थे ऐसे ही करनी पड़ेगी। आज आप सरकार 500 रुपए पेंशन देती है महिलाओं को, विधवाओं को, विकलांगों को, और जो वृद्धा उनको, बुजुर्गों को। आप ये बताओ 500 रुपए में आता क्या है? 500 रुपए में ये जो पानी की बोतल आपने मेरे पास रखी, ये 10 रुपए की आई है, और एक दिन में 2 बोतल आदमी पानी की पी लेता है। 30 दिन के हिसाब से 600 रुपए का पानी मिलता है साफ पीने के लिए। तो सरकार कह रही है कि 500 रुपए में महिलाएं जो बुजुर्ग हो गई, जो वृद्धा विकलांग है, वो अपना घर पूरे महीने चला सकती है। बताओ कैसी मजाक करती है सरकार। एक तरफ अडानी अंबानी का
15-15 लाख करोड़ रुपए माफ करती है। एक तरफ इनके लोग हजारों हजार करोड़ रुपए इस देश से लेके भाग जाते हैं, वहीं गरीब पे अगर 2000 रुपए का बिजली का बिल हो तो ये कनेक्शन काट देते हैं। 350 का सिलेंडर 1150 रुपए का मिलता है। 45 रुपए वाला 50 रुपए वाला पेट्रोल 100 रुपए का मिलता है। 20 रुपए की मिलने वाली दवाई 100 रुपए की मिलती है। और तो और खाद्य तेल जो 60-65 रुपए का आता था, मैं भी कई बार लेके आया, अब 200 रुपए का मिलता है। 500 रुपए पेंशन देने वाली सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि 5000 रुपए पेंशन देने में आपकी जेब से क्या जाता है? तो जनता के टैक्स का पैसा अगर जनता को दे दोगे तो क्या हो जाएगा? अगर गरीब के घर में 5000 रुपए पहुंच जाएंगे तो आपका कौन सा नुकसान हो जाएगा? लेकिन सरकारें जानती है कि अगर गरीबों के घरों में सुख सुविधाएं पहुंची तो ये आराम करेंगे, अपना दिमाग चलाएंगे। ये पढ़ने लिखने लगे हैं बाबा साहब के कहने के बाद। जब ये पढ़े लिख लिए हैं और ये सुख शांति से बैठ जाएंगे तो इनको पता लगेगा कि इनके अधिकार किसने छीन रखे हैं। फिर ये उन अधिकारों को लेने के लिए संघर्ष करेंगे। वो नहीं चाहते आप संघर्ष करो। आप 8-10 घंटे मेहनत मजदूरी करते हो, 400 रुपए कमाते हो, लेकिन इस देश में जो राजकाज करते हैं वो 4 घंटे भी मजदूरी नहीं करते। वो 2-3 घंटे रोजाना लोगों को समझाने काम करते हैं और लोगों को समझा के राजनीतिक सत्ता में आके राजकाज करते हैं। जिन पे राजकाज करने की ताकत होती है वही बदलाव कर सकते हैं, और बदलाव करने के लिए जनता उनको ताकत देती है। मैं भी उसी ताकत को मांगने के लिए आपके बीच आया हूं। आप 10 रुपए का सामान खरीदते हो, 4 बार चेक करते हो, ये सामान खराब तो नहीं, ये सामान पुराना तो नहीं हो गया, इसमें सामान कम तो नहीं। आप करोड़ों रुपए से कीमती वोट डालने जाते हो, एक बार नहीं सोचते कि ये नेता आपके साथ खड़ा होगा नहीं होगा, आपके बच्चों की आवाज उठाएगा नहीं उठाएगा, आपके क्षेत्र में काम करेगा नहीं करेगा, आपके लिए पार्लियामेंट में लड़ेगा लड़ेगा, जब अन्याय अत्याचार हो दमन होगा तो आपके बीच आके खड़ा होगा नहीं होगा, कभी भी नहीं सोचते हो। और फिर ये कहते हो हमारी जिंदगी नहीं बदल रही है। भाई जिंदगी कैसे बदलेगी जब पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूमेंगे? मैं तो आज आपसे कहता हूं, पहले दिन से जितना बैकलॉग है उस बैकलॉग को भरवाने के लिए, प्रमोशन रिजर्वेशन लागू कराने के लिए SC/ST OBC के लिए, और जो जुर्म जाति अन्य अत्याचार किया जा रहा है उसको रोकने के लिए, आपके हितों की रक्षा के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ी उसको चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट में लड़ने का काम करेगा। पार्लियामेंट में अंदर भी लड़ेगा और पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ेगा। और जो लाठियां आज गरीबों के बदन पे चल रही है, गरीबों की खाल खींच रही है, उन लाठियों को भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम चंद्रशेखर आजाद करेगा। मेरे मुस्लिम समाज के भाई भी बैठे हैं, मैं जानता हूं, मैं आपको कुछ भी ना कहूं, आप अपना काम छोड़ के इसलिए बैठे कि आप चंद्रशेखर आजाद से प्यार करते हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप ये सोच के लड़ाओगे कि चंद्रशेखर आजाद को वोट देनी है तो चंद्रशेखर आजाद शायद पीछे रह जाए। अगर आप सब लोग ये सोच के लड़ाओगे कि चंद्रशेखर आजाद हमारा है और हमें लड़ाई जीतनी है, लड़ाई हमारी है, तो फिर चंद्रशेखर आजाद को कोई कामयाब होने से नगीना लगा लोकसभा में रोक नहीं सकता। क्योंकि पैसे वाले लोग कितने भी पैसे वाले हो, लेकिन लोगों का जमीन नहीं खरीद सकते। और मैं तो समाज में पैदा हुआ हूं जिसमें ऐसे ऐसे महापुरुष जन्मे जिन्होंने सिखाया कि वोट की रक्षा बहन बेटे की रक्षा की तरह करनी है। हम गर्दन कटा तो सकते हैं लेकिन वोट को बेच नहीं सकते। मैं उस समाज में, स्वाभिमानी समाज में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं उस स्वाभिमानी समाज से भी कहना चाहता हूं, आप कब तक तमाशा देखोगे मेरा? भाई इस बार तो गोली जरा सी बच गई। अगर 1 इंच इधर हो जाती तो चंद्रशेखर आजाद आपके सपनों में, आपके दिलों में रह जाता। आप कब तक इंतजार करोगे चंद्रशेखर आजाद सड़कों तक ही सीमित रहे? कब तक आप चंद्रशेखर आजाद को ताकत नहीं देने वाले हो? मैं यही पूछने के लिए आया हूं। अगर आप सच में चंद्रशेखर आजाद को ताकत देने वाले हो तो दोनों हाथ उठा के बताओ कि आप चंद्रशेखर आजाद को मदद करने वाले हो। इस बार दिल से उठा रहे हो या मेरे मुंह दिखाई उठा रहे हो? तो ताकत देने के लिए आपको निशान की जरूरत पड़ेगी। बताओ हमारा निशान क्या है? जोर से बताओ क्या है निशान? इतने लोग हो, इतनी आवाज कम है, जोर से बताओ क्या निशान? तो मेरे साथ नारा लगाओ कि सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली। गरीबों का निशान, मजदूरों का निशान, किसानों का निशान, दलितों का निशान, पिछड़ों का निशान, मुसलमानों का निशान, गरीबों का निशान, नौजवानों का निशान, संविधान बचाने वाला निशान, मुंह तोड़ जवाब देने वाला निशान, हक की आवाज उठाने वाला निशान, स्वाभिमान सम्मान का जीवन देने वाला निशान, परिवर्तन का निशान।
और अपने भाई चंद्रशेखर आजाद को ताकत देने वाला निशान। मैं धन्यवाद करूंगा राजीव कुमार जी का, संदीप कुमार जी का, सुमित कुमार जी का, अंकुर कुमार का, बोगेश कुमार का, अमित कुमार का, भानु कुमार का, आकाश कुमार, सोनू कुमार, निखिल कुमार, विकास कुमार, राजू सिंह, अनिल कुमार, सिकंदर सिंह, तुलाराम सिंह जी, सुशील कुमार, जंग बहादुर सिंह, प्रमोद कुमार, सभी ग्रामवासियों का, विधानसभा अध्यक्ष संजय जी का, जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार का, अमित कुमार का, राजपाल सिंह का और मास्टर शिवदत्त का। और मेरा एक आपसे आखिरी अनुरोध ये है, अभी टाइम क्या हो गया भाई? बहुत बढ़िया। तो भाई आज कई जगह प्रोग्राम में देखो हुआ ये, कल आखिरी प्रोग्राम में हम जिसमें थे, देखो गौर से सुनना मेहताब भाई, कल जब हम आखिरी प्रोग्राम में थे तो उन्होंने डीजे की व्यवस्था कर रखी थी। डीजे की वजह से क्या हुआ कि वो डीजे की लाइट जो है ना आंखों पे पड़ रही थी, तो पीछे से जो भीड़ आई और ये जो प्रधानमंत्री जल नल योजना क्या है वो, हर घर नल जल, अब उन्होंने सड़कें खोद के गे रखी है, तो वो गड्ढे मेरा पैर रखा और पिछली भीड़, मैं रुक गया तो पिछली भीड़ ने मुझे जोर से आगे कर दिया। तो उससे क्या हुआ, जो एनआरसी के आंदोलन में मेरी रीढ़ की हड्डी में जो गैप हुआ था और वो एकदम से चटक गई, तो इतना दर्द हुआ कि बहुत तकलीफ हुई। तो फिर मैं लेट नहीं पाया, फिर मैं रात को ही भागा क्योंकि मुझे सुबह प्रोग्राम करने थे। फिर भी मैं डॉक्टर को दिखा के एमआरआई वगैरह करा के 3 साढ़े 3 बजे यहाँ पहुंचा। लेकिन क्या करूं, मैं अपने शरीर की वजह से इस जंग को तो नहीं रोक सकता, मेरे लिए तो करोड़ों की जंग है नहीं है। तो मैं अपने शरीर को कमजोर कर सकता हूं, लेकिन आपको रोते बिलखते तड़पते और आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, आपको गरीबी में जीते नहीं देख सकता। लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा, क्योंकि जिनसे हम लड़ रहे हैं वो बहुत पैसे वाले हैं, उन पे बहुत साधन संसाधन है वो, और मेहताब भाई और ये मौसम भाई तो वहीं के हैं, जावेद भाई मेरे पुराने साथी, मेरे भाई भी हैं बड़े। मैं तो ना नौकरी करता, ना रोजगार करता, ना उद्योग धंधा चलाता, मैं तो 24 घंटे 7 दिन यही काम करता हूं। लेकिन पैसे, चुनाव लड़ने के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ती है ना भाई, पड़ती नहीं पड़ती? दूसरे लोग तो पैसे वाले, कैसे कैसे पैसा उन्होंने कमाया मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करता कि कोई सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मेरी उंगली पकड़ सके, कोई मुझे ब्लैकमेल कर सके जैसे आज के नेता हो रहे हैं। तो मैं आपसे अपील करूंगा, चाहे आप 1 रुपए की मदद करें, लेकिन अगर सच में आप चंद्रशेखर आजाद को ताकत देना चाहते हैं तो अपनी मेहनत की कमाई से इस केतली में मदद जरूर करें। और जिस पे ज्यादा हो ज्यादा मदद करें, मैं किसी को ना नहीं कर रहा हूं, कभी 1 ही रुपया दो, जिस पे ज्यादा हो ज्यादा भी दो, लेकिन कम से कम, क्योंकि मैं मानता हूं गरीब की मेहनत की कमाई का, जो ईमानदारी कमाई होती खून पसीने की, उसका 1-1 रुपया भी बहुत बड़ा होता है। और हमारा समाज जो बहुजन समाज है वो बहुत बड़ा है। तो मैं उनसे अपील करूंगा, इस तरह से हम रोज इसमें खूब पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, उनके झंडे और तमाम सामग्री आ जाती है, जिससे हमारा चुनाव आगे बढ़ता रहता है, तेल भी गाड़ियों में लगता है। तो मैं आपसे अपील करूंगा, हिजाब भाई भी यहाँ है हमारे साथी, सरदार भाई भी, शकील भाई भी, पप्पू भाई भी, चाहे आप 1 रुपए की मदद करें, लेकिन अपनी जेब में हाथ डालें और कुछ पैसे निकालें और उन पैसों से चंद्रशेखर आजाद को चुनाव लड़ाने का काम करें। क्योंकि कहते हैं जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। मैं सहारा अपने भाइयों का चाहता हूं, अपने परिवार के लोगों का, ना दुश्मन का सहारा चाहता, ना उनके इशारों पे काम करना चाहता। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, चाहे आप थोड़ी